नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी और आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल प्रोग्राम छाप। एक थाली जिसमें दादी और नानी के हाथों की खुशबू थी, एक पहाड़ जो आज भी हौसले से खड़ा है और एक महिला जिन्होंने एक बार फिर से दोनों को जोड़ दिया। मेरी आज की मेहमान उत्तरकाशी की वो बेटी हैं जिन्होंने बंजर होती जमीन पर फिर से सोना उगाया है, जिन्होंने हमारी थाली से गायब हो चुके श्री अन्न को वापस लाने का बीड़ा उठाया है। 10,000 से ज्यादा किसानों को जोड़कर लाल चावल और मोटे अनाज को लेकर एक ऐसी क्रांति खड़ी की कि देश आज उन्हें रेड राइस लेडी के नाम से जानता है। गांव की चौखट से प्रधानमंत्री संवाद तक, पहाड़ से जब पलायन की खबरें सुर्खियां बन रही हैं, तब एक महिला ने इतिहास रचा है। बिना देरी किए मैं आपको मिलवा रही हूँ स्वतंत्री बधानी जी से। वो मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिली, मुख्यमंत्री जी से मिलती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा मानते हो कि देवभूमि में आता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे जीवन में ये थी कि हम 7 बहनें थी और 1 भाई थे। मैंने बहुत ढूंढा, मेरे जिले में नहीं मिला बीज मुझे कौड़ी और चीना का। तो वो जो मजा है, वो जो स्वाद है, वो गायब हो गया था। एक बीज मंडवे से 23 बालाएं निकल रही इस विधि में, तो बोलते नहीं काली रोटी स्कूल नहीं ले जाना, हमारे मुझे बेइज्जती हो जाएगी। जब जीआई टैग हुआ हमारा लाल चावल का, तो उसमें प्रोलाना लिख करके उत्तराखंड लिख दिया। तो ये मेरा दर्द है कि ये सरकार ने अच्छा नहीं किया वहाँ पे। नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक है। आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। सबसे पहले मैं आपका जो चैनल है और अमर उजाला, जो मैं कहूँगी आजादी से पहले का अखबार है, वो आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इस यात्रा की शुरुआत, ये जो आइडिया आया सबसे पहले लाल चावल को लेकर, मोटे अनाज को जो है एक ब्रांड की तरह पूरे देश में खड़ा करना है, कैसे ये जहन में आया? ये जहन में ऐसा आया, मैं आपको बता रही कि मैं बचपन में जब हम पढ़े भले अपने गांव में, तो हमारी जो माताजी हैं, दादी लोग हैं, हम सिरियन और जो पहाड़ में लाल चावल होता है यही खाते थे। लेकिन ऐसा दशक आया बीच में कि ये सब चीजें गायब होने लगी। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से भी बता सकती हूँ कि क्या है कि हम लोगों ने क्या करा, कौड़ी एक क्रॉप है, अच्छा। कौड़ी मिलेट का, तो वो मिलना ही गायब है आज पहाड़ में। मैंने बहुत ढूंढा, मेरे जिले में नहीं मिला बीज मुझे कौड़ी और चीना का। अच्छा। मैंने फिर क्या करा, हिमाचल कांगड़ा से मंगाया और अपने जिले के अलावा यहाँ चमोली जिला है, वहां से बीज मंगाए और तब जाकर के क्लस्टर में किसानों से उगाया। आज मेरे पास कौड़ी और चीना दोनों क्रॉप किसानों से आ रही, क्योंकि क्लस्टर से मैंने क्लस्टर करके हम जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो हमारे किसान क्लब है, उनके यहाँ आज हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक प्रयास किया था कलेक्टिव में, और वो तभी सफल हुआ जब हमने जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप थे और उनके जो पुराने अनुभव थे हमारे दादी नानी के, उन्होंने भी उनसे लिया वो अनुभव। किनसे? अपने बुजुर्गों से। एक तो ये बात है। दूसरा मैं इसी पे कहना चाहूंगी, आप कह रहे आइडिया क्यों आए, क्योंकि देखो जो 2020 के बाद का हमारा दशक लगा हुआ ना, इस दशक में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। जब से हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने मिलेट को श्री अन्न एक नाम दिया है। और हमारे पहाड़ों में तो क्या है ना, जब अपने से बड़ा होता है ना कोई, तो उसको श्री से पुकारा जाता है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। दूसरी बात क्या है, श्री अन्न मतलब बड़ा अन्न, श्रेष्ठ अन्न में उसकी संज्ञा देती हूँ, क्योंकि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कहीं अधिक है धान गेहूं से। अच्छा, जैसे जैसे आपने बताया बचपन से आप जो है वो पौष्टिक थाली आपके सामने परोसी गई, बिल्कुल वो खाते हुए आप बड़े हुए। बिल्कुल जब धीरे धीरे अपने सामने आप जैसे से बड़े होते रहे, उस थाली से जो वो कम होता चला गया, गायब ही हो गया।
उसने महसूस करा है कि कभी मैं एक वैसी थाली पौष्टिक आहार से बिल्कुल, भरी होती थी, आज ये थाली गायब हो रही मैं आपको बता रही, आपका क्वेश्चन बहुत मतलब बड़ा अच्छा लग रहा सुन के, कि जब हम छोटे-छोटे थे ना, तो हम घर में, मैं आपको बता रही, थोड़ा अपने बारे में बता दूँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल। हम 7 बहनें हैं अच्छा। और 1 मेरा भाई है। हुँ, तो जब स्कूल जाते थे ना, तो शाम को जब हमारा इस जो कॉलेज था, वो काफ़ी दूर था। हुँ, मतलब काफ़ी, मतलब 2 ढाई किलोमीटर पहाड़ में नीचे हुँ, उतरना, हुँ, चढ़ना। तो वहाँ से जब हम स्कूल से लौट कर के घर पे जाते थे, तो जो उसकी आज तो मैं देखती हूँ कि प्लास्टिक की टोकरियाँ लोग पसंद करते। उस टाइम रिंगाल की टोकरी हुँ, में मंडुए की रोटी रखी रहती थी, हुँ, और जब हम स्कूल से 4 बजे आते, तो ऐसे टूट पड़ते थे, चाय के साथ खाते थे। हुँ, देखो ना, और उसका अलग ही मज़ा मज़ा है। आता था। तो वो जो मज़ा है, वो जो स्वाद है, वो गायब हो गया था। हुँ, तो मेरे मन में एक टीस थी कि इस पे भी हमको काम करना चाहिए। हुँ, अभी हमने एक सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो नहीं बोलूँगी मैं, सिरविधि। अच्छा, ये क्या? ये होता है, जैसे अगर मैं धान की बात करूँ, हुँ, तो उसमें ये एक विधा है, उसका सिद्धांत है, कम बीज, कम पानी, अधिक उत्पादन अच्छा, और कम मेहनत। अच्छा, कम बीज, कम कम पानी, पानी, कम मेहनत कम और अधिक ज़्यादा उत्पादन। उत्पादन। तो इस ये सिद्धांत है, इसको कहते हैं हिंदी में फसल सघनीकरण तकनीक। अच्छा, हाँ, और अगर हम बात करेंगे धान की, तो कहते हैं श्री विधि, हुँ, श्री धान विधि। इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम ऑफ राइस इन सर्टिफिकेशन। और हुँ, अगर हम मिलेट की बात करते हैं, तो सिस्टम ऑफ मिलेट इन हुँ, सर्टिफिकेशन। मतलब उसको हम हर कहूँगी मैं, हर फसल के साथ कर सकते हैं। हुँ, मैंने जो अभी 3 क्रॉप में ट्राई किया है, मिलेट, हुँ, रेड राइस, व्हाइट राइस अच्छा, और दालों पे, कि जब हम इस विधि में धान की बात करते हैं, तो जिस एरिया में हमारा 2 किलो धान लगता है, हुँ, इस विधि में 250 ग्राम लगता है। तो अगर इस विधि को, मैं तो कहती हूँ सरकार ज़्यादा से ज़्यादा किसान हुँ, पूरे हिंदुस्तान में करे, बिल्कुल। तो जैसे-कैसे तो हमारे कई हज़ार टन बीज ही बच जाएगा। तो अच्छा है ये, मतलब। हुँ, तो मैं आपसे ये जो गूढ़ ज्ञान है आपको हाँ, सारा, जी, जी। इसके पीछे कहाँ ये किसने सबसे बड़ा रोल निभाया? ये एजुकेशन का बड़ा हाथ रहा या आपकी खुद की जिज्ञासा रही? और ख़ास तौर पर जब हम आज के टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि खेती के पारंपरिक तरीके और आज के तरीकों में बदलाव भी आया। टेक्नोलॉजी जब आती है, आप अपनाते हैं उसको, चुनौती लगती है उसको अपनाने में या एक जिज्ञासा है नई टेक्नोलॉजी को भी सीखना है? नई टेक्नोलॉजी भी आज के जो ज़रूरतें हैं, उसके लिए वो भी ज़रूरी है। हुँ, क्योंकि आज घर में 4, मैं खुद हमारे जो जहाँ मैं रहती हूँ, 2 मेरे बेटे, मेरे हुँ, पति, चारों के पास मोबाइल है। हुँ, 4 तो रिचार्ज चाहिए। टेक्नोलॉजी के आधार पे प्रोडक्शन भी चाहिए। हुँ, लेकिन हमें ऐसा विकास करना है हुँ, जिसमें सस्टेनेबिलिटी हो। बिल्कुल। हमें ऐसा काम नहीं करना। अगर मैं श्री विधि की बात करूँ, तो इसमें तो विकास भी है हुँ, और पैसा भी ज़्यादा आएगा। हुँ, उत्पादन आएगा तो पैसा आएगा। बिल्कुल। तो हमें ऐसे उस मुझे तो जिज्ञासा भी वो है उसमें, कि ऐसी खोज करें हम, हुँ, जिससे हमारा कोई पर्यावरणीय, सामाजिक हुँ, और दूसरी ढाँचा खराब ना हो। हुँ, तो मुझे तो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी वो सही लगती है, हुँ, और हमने भी मैं उसी पे ही काम कर रही हूँ अभी तक। अच्छा। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं आप तक नहीं पहुँची या दूसरे फार्मर तक नहीं पहुँची, तो उस तक पहुँचना है। ये सरप्राइज़ भी होते हैं कई बार क्योंकि एक महिला अधिकारियों तक पहुँच रही है और वो सिर्फ़ बता नहीं रही है, उसको पूरा नॉलेज है उस चीज़ का अरे नहीं, और वो नॉलेज उसको तो बता रही है। तो कभी ऐसा हुआ कि अधिकारी सरप्राइज़ मैं हो? आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अभी मैं पिछले दिनों जब ज़ीरो हंगर हुँ, पे मुझे हमारी संस्था है, उनको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एसडीजी अचीव्ड अवार्ड मिला हमें। अच्छा। तो मैं उसके 2 दिन बाद हुँ, यहाँ पे कृषि निदेशालय गई, हुँ, और वहाँ पे जो एडिशनल डायरेक्टर सर थे, हुँ, श्री दिनेश कुमार जी, हुँ, उनसे मिली। हुँ, तो सर ने मुझे 20 साल बाद देखा, तो वो पहले तो पहचान नहीं पाए, तो जब मैंने कहा सर कैसे आना हुआ? फिर पहचान गए। मैंने कहा सर ऐसी-ऐसी बात है। अरे क्योंकि उन्होंने मुझे इस श्री विधि से पहली बार जोड़ा, अच्छा। और जो ट्रेनिंग मिली हमें वो पीएसआई से मिली थी। हुँ,
पीएसआई से नहीं हमको सिखाया था ये चीज। तो सर को जब मैंने बताया कि सर हमने इस पे काम किया और सरकार ने हमारी स्टडी की, एनालिसिस किया और आज हमें एसडीजी अचीव्ड अवार्ड में, वो बड़ा मतलब बहुत अच्छा लगा उन्हें कि मैंने उस टाइम देखा था 20-25 साल जब आप बिल्कुल एक फील्ड वर्कर और वो सब करती थी और आज आपको ये लगा, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, मतलब बहुत एप्रिशिएट। और अभी भी वो बोल रहे कि हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। और हमारे जिले के भी जो मुख्य कृषि अधिकारी हैं वो भी बड़ा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर, मैंने उनको एक वीडियो भी दिखाई थी जब मैं फील्ड में एक बीज मंडुए से 23 बालाएं निकल रही, एक बीज मंडुए से 23 बालाएं निकल रही इस विधि में। तो मैंने कहा कि ये तो, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, उनके सिद्धांत में भी है हालांकि। जैसे आप, हम कहते हैं किसी भी राज्य की हो, चाहे हम किसी गांव की जमीन की बात करें, हर जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग होती है, बिल्कुल हर जगह की परिस्थितियां अलग होती हैं। तो ये जो ज्ञान है आपको, ये ज्ञान कहूंगी मैं कि जो आपने डेवलप किया है कि किस जमीन पे क्या उगाया जा सकता, कौन सी जमीन किस चीज के लिए सक्षम है, ये अब बड़े बुजुर्गों से अपने परिवार में देखा समझा, उसने ये भूमिका निभाई आपके उसमें, या फिर पढ़ाई ने भी साथ के साथ उस चीज को? मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं जब हार के एक संस्था है, अच्छा, हाँ, उसमें मैंने 11 साल काम किया। मैं संस्था का भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि वो मेरी बेसिक स्कूल रही है बेसिकली। अच्छा, उन्होंने बहुत तपाया हमको, सिखाया, फील्ड में दौड़ाया, ये सब चीजें, मतलब जो आज एक श्वेता बंदानी, स्वतंत्र बंदानी जो इस मंच पे बोल पा रही, उसका क्रेडिट मैं उनको देना चाहती हूँ। हमारे सर थे डॉक्टर महेंद्र कुमार सर, जो आर के डायरेक्टर, उन्होंने मेरे को एक चीज सिखाई कि कोई भी काम करो तो उसको क्या बोलते हैं, दृढ़ संकल्प और निरंतरता, ऐसा तो उन्होंने हमें ये सारी जो जानकारी है, फिर एक होता ना, फिर खोजी, फिर मन में वो एक जिज्ञासा भी है कि नहीं कुछ अलग से करना है। तो उस संस्था से जो मैंने सीखा उसको मैंने इम्प्लीमेंट तो करा है। इसके अलावा एक मन में रहता है कि वहाँ बाउंड्रीज नहीं होती, बाउंड्री है कितने एरिया में, फिर जो अलग हटके जब मैंने अपनी संस्था बनाई उसमें जाकर के मैंने ये काम करा। और ये जो नॉलेज है, ये जब हम गांव में अपने बड़े बुजुर्गों, अपने किसानों के साथ बैठते हैं और वहां पे हम बैकवर्ड लिंकेज को डेवलप करने की बात करते हैं कि कैसे हमारा बफर जोन बने गांव में। और वो बफर जोन कहाँ से आएगा, जो नॉलेज है, जो हमारे गांव के जो वैज्ञानिक है, मैं तो वैज्ञानिक बोलूंगी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके ज्ञान को जब हमने उन्हीं के साथ प्लानिंग की और उसको आज की पीढ़ी के साथ उसको डिलीवर करने की बात की, मतलब जो पारंपरिक ज्ञान है वो हमारे जो गांव में बैठे हुए, मैं तो नमन करती हूँ उन अपने बुजुर्गों को जिन्होंने इस धरोहर को अभी भी बचा के रखा है। मैं लाल क्षेत्र की अगर बात करती हूँ तो हमारा पुरोला क्षेत्र, हमारा मोरी का भी क्षेत्र है, कुछ नौगो ब्लॉक, ये मोरी ब्लॉक का और नौगो ब्लॉक का भी क्षेत्र, वहां पे लोग लाल चावल को भी ऐसे बचा के रखे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, कुछ पढ़ाई भी, कुछ हमारे संस्थानों ने भी जो स्किल डेवलप किया, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो मैं, जो गांव में हमारे बुजुर्ग हैं, जब हम उनके ज्ञान को लेते हैं, उनके ज्ञान को सुनते हैं, तो उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और जूझे भी हम उस चीज से, जब पहले मिलेट खाया, बीच में मिला ही नहीं। क्योंकि देखो क्या है, मैं बता रही आपको, हमारी जो पीढ़ी है ना, हम उनको जब रोटी देते थे तो बोलते नहीं काली रोटी स्कूल नहीं ले जाना, हमारे मुझे बेइज्जती हो जाएगी। ये है, ये होता है, ये होता। तो हमने कहा क्यों भाई, तो मेरी जो सासू माँ है, मैं आपको बता रही, जब मैं अपने बच्चों को मंडुए की रोटी भी टिफिन में देती तो बड़ी नाराज होती थी कि बच्चे को बड़ा, मैंने कहा भाई इसको उसमें लो, सामाजिक वो आज तो देखो, आज तो हम जब मंडुआ किंग है देहरादून में एक, उनके यहाँ जाते तो बड़ा फोटो खींचते हैं कि मंडुआ किंग के उसमें है। तो जब हमने थोड़ा थोड़ा शुरू करा ना, हमने कहा हमारे जैसे और भी करना, अच्छी बात है। तो आज मंडुआ देखो ना, उन्होंने अपना नाम मंडुआ किंग रखा क्योंकि वो मंडुआ पे ही फोकस है। तो मिलेट का जो दौर है, मैं तो कहूंगी वो आज मिलेट का दौर है। मैं आपको इसी से जोड़ती हुई एक चीज और बता रही, अभी हम राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव में भोपाल गए थे, उत्तराखंड से सिर्फ हमारे ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, मतलब वहां पूरे हिंदुस्तान के उसकी मिलेट को परोसा गया और कैसे मिलेट होता है
उसका भी प्रेजेंटेशन था। तो मुझे जब जाने का मौका मिला तो हमने अपने यहाँ के जो मिलेट है वो उसकी कुकीज की मतलब वहाँ बनाया हमने। और क्या-क्या व्यंजन है वो मैंने 3-4 व्यंजन जो बनाए। तो क्योंकि हम लोग जो पहाड़ में रहते हैं हम स्टीम फूड खाते हैं और बाहर के क्या है लोग तला हुआ ज़्यादा खाते हैं। तो हमारे स्टॉल पे इतनी भीड़ थी कि जो हम बनाते थे बचता ही नहीं था। नेक्स्ट डे के लिए बोलते कल कल आना इतने बजे। तो बड़ा अच्छा लगा मतलब कि जो वहाँ के वो है मिलट राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के वो थे डायरेक्टर सर, वो मतलब स्पेशल जब हमारे पास आए तो हमने कहा थैंक यू सर आप हम। तो उन्होंने एक शब्द कहा कि मैडम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अपनी भाषा में बोलो। तो मेरा एक अरे वाह! वीडियो बनाया अपनी भाषा में कि हमें भाषा को भी बचाना है। बिल्कुल। आप मिलेट को तो बचा रहे हैं, लेकिन भाषा को तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो हर इंसान का अपना वो है। बिल्कुल। तो ये इस टाइप से अनुभव है छोटे-मोटे। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी अब, जब आपने शुरुआत की, क्योंकि कहीं न कहीं जब एक महिला कुछ कर रही होती है, तो उसके जीवन में दोहरी चुनौतियाँ होती हैं। आपके जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे जीवन में ये थी कि हम 7 बहनें थी और 1 भाई थे और पिताजी के इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं थी कि मतलब हमको अच्छी एजुकेशन दे सके। और उस टाइम लड़कियों को भी ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। मतलब इतना ज़्यादा नहीं था। आज तो ये लगा लो कि कोई भी छोटा भी काम कर रहा तो सोचता है कि मैं अपने बच्चे को एजुकेशन। उस टाइम इतना बड़ा वो नहीं था। मैं खुद जब कक्षा 5 के बाद जब मैंने जिद की कि मुझे 6 में पढ़ना है। आप सबसे बड़ी बहन थी? नहीं, मैं तीसरे नंबर की थी। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने बोला कि मेरे बस का नहीं है, मैं इतनों को पढ़ाना पड़ेगा। मेरी तनख्वाह मैं पोस्ट ऑफिस का एक छोटा-सा कर्मचारी हूँ, मैं तो नहीं कर सकता। तो पिताजी ने बोला कि भैंस के लिए घास लाना पड़ेगा। तो मेरे को पढ़ने की जिद थी, तो मैंने क्या करा कि सुबह 7 बजे तक घास काट के लाना था जंगल से या खेतों से और तब जाकर के मैंने ज़बरदस्ती एडमिशन करवाया। तो वहाँ पे क्या हुआ, असल में मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा। और गुरुजी ऐसे मिले वहाँ पे श्री राधे श्याम बिजनौर जी जो कि मेरी फ्रेंड के भाई थे। तो उन्होंने वो उस टाइम स्टडी कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी हैं, तुम्हें मैं स्कॉलरशिप दिलाता हूँ। अच्छा। और उन्होंने मेरे दादाजी को ताम्रपत्र मिला हुआ है, वो बोला लाओ और उन्होंने मेरी स्कॉलरशिप लगवा दी। और तब मेरे पिताजी पे फीस देने का बर्डन भी कम हो गया। उस टाइम फीस पड़ती थी स्कूल में। और घर से बाहर थोड़ा पिताजी को भी लोगों ने बोला मत भेजो, लड़कियाँ बिगड़ जाएँगी, फिर गाँव की लड़कियाँ बिगड़ जाएँगी, ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। तो पिताजी ने जब मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पढ़ेंगे। फिर ऐसे-ऐसे करके जब मैं पढ़ी, मैंने एमए सोशियोलॉजी कर रखी। अच्छा। हाँ, मैं एमए सोशियोलॉजी हूँ और मेरे पीछे की जितनी भाई-बहन हैं, सब एमए, डबल एमए सारे पढ़े-लिखे हैं। तो काम जब शुरू किया वो शादी के बाद ज़हन में आया कि मुझे कुछ करना है या नहीं, मैं शादी शादी से से पहले ही सोशल सेक्टर में जुड़ी हुई थी। अच्छा। और फिर शादी के बाद ससुरालियों को तो पता था कि ये जॉब करती है उस हार्क संस्था में। तो मैंने पहले बोला मैं जॉब तो करती रहूँगी भई। तो उन्होंने भी कोई इंटरफेयर नहीं सपोर्ट किया कि नहीं आप कर अच्छा। सकते हैं। तो मैं जब वहाँ करते-करते फिर यहाँ मैं जो एक संस्था बनाई वहाँ मुझे ज़िम्मेदारी मिली सचिव की। तो अपने हिसाब से प्रोजेक्ट लाना, अच्छा। प्रोजेक्ट बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना टीम के साथ, ये एक काफ़ी वैसा काम रहता ना। तो हम अक्सर देखते हैं, देखिए एक महिला भी अगर गाँव में कुछ करती है, हाँ, एक बेटी भी हाँ, बाहर जाके पढ़ती है, हाँ, तो कहीं न कहीं एक नज़रिया समाज का उसके लिए बदलने लगता है। बिल्कुल। अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक प्रेरणा स्रोत के तौर पे तो वो अपने आप को स्थापित करी। जब बहू आई, तो बोला है कि बुआरी खूब चे। नहीं, नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हैं। वो उसमें कई दिक्कतें हैं। ऐसा भी बोला कि ठीक है, इनके आने से ये है कि चलो और लोग भी प्रगति कर रहे हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि नहीं जी घर का काम नहीं हो रहा, हमारे तो सेब के बगीचे हैं, हमारी क्यारी है, हमारे पशु हैं, ये चीज़ डिस्टर्ब हो रही है इस चीज़ से। लेकिन हमने उस सबको मैनेज करते हुए आज भी
जो हमारे देवरानी है या दूसरे बहनें हैं हमारी, वो अपने अपने फील्ड में काम कर रही, पढ़ी लिखी, फिर उनके अंदर और जोश आया। तो कोई ऐसा ऐसा कमेंट आप बताइए जो मजाकिया भी रहा हो, मजेदार भी रहा हो, याद रहे आपको, खास तौर पे जब बहू बन के गई? जब मैं बहू बन के गई तो तो मेरे मेरे तो सास अभी बोली कि हमारी बहू तो नेता है, हाँ, बुआरी जबकि नेता मेरे नेता था, क्योंकि काम उस टाइप हाँ, के हमने ना, मैंने अपने ससुराल में घास भी काटा, लेकिन क्योंकि जॉब वाली थी तो उतना समय नहीं अपने मिलता है। खेती बाड़ी को नहीं दे पाते थे ना। फिर दूसरा है बच्चे, शादी करने के बाद फिर बच्चों की जिम्मेदारी आ गई, तो फिर थोड़ा उसको मैनेज करना, फिर बिजनेस भी है हमारा। तो अब बेटी बुआरी जो काम कर रही थी, हाँ, आज लोगों ने स्क्रीन पे उन्हें प्रधानमंत्री के साथ देखा, बिल्कुल दिखती है। कैसा अनुभव था वो? नहीं, मेरे गाँव के जो लोग हैं, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, वो मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिली, मुख्यमंत्री जी से मिलती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा मानते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमारी बेटी आज अगर मोदी जी से मिली, मेरे से तो कई लोगों ने ये तक कहा कि हम तो इतने सालों से राजनीति कर रहे थे और इतने टाइम से ये कर रहे हैं, हम मोदी जी से नहीं मिल पाए, आपके ग्रह अच्छे हैं। मैंने कहा चलो जो भी समझो, मैंने कहा वो तो मैं भी अपने को धन्य कहती हूँ कि युग पुरुष से वो भी एक माइक लेकर के मोदी जी से बातचीत करना, मैंने भी लाइफ में नहीं सोचा था। मैं रियल में तो और बुआरी वो से भी हमारे मिलेट हाँ, और लाल चावल को लेकर के। तो लाल चावल की जो यात्रा है ना, उसने उसको मैं उस धरती को भी नमन करती हूँ, वहाँ के किसानों का वंदन भी करती हूँ कि उन्होंने मोदी जी तक हमें बात करने के लिए मौका दिया। मौका दिया। तो जब आपको प्रधानमंत्री जी से संवाद करने का मौका मिला था, तो लाल चावल को लेके विस्तार से पूछा उन्होंने? कैसे कहा गया कि आपको वहाँ पे जाना, उनसे बात करनी? मैं आपको बता रही हूँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब माननीय मोदी जी से रजत जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग गए थे, तो हम यहाँ उत्तराखंड के 56 फार्मर थे। तो उसमें क्या है कि मोदी जी आए और वहाँ पे स्टेज पे और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में किसानों के क्या-क्या कर रहे हैं, कि किसी को और कुछ कहना है, तो सब चुप हो गए। फिर बोला कि ऊपर वालों ने कहीं मना तो नहीं कर रखा? ये भी पूछा, तो सबने कहा कि नहीं सर, मना नहीं कर रखा। और इतने में अब उनको ये लगा होगा, हो सकता है कि ये जिज्ञासु है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं था कि कोई प्री प्लान था और सीधे बोला कि आप कुछ बोलेंगे और मैं वो हो गई, मतलब ना शौक नहीं हो जाते एकदम कि मेरे मन में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि मुझे मैं तो इतने में खुश थी कि मोदी जी हमारे इर्द-गिर्द है। उसी से अपने को बड़ा, मतलब क्या बोलूँगी, धन्य समझ रहे थे कि युग पुरुष के दर्शन हो गए नज़दीक से। तो जब मोदी जी आए, उन्होंने अपना माइक लगाया और शायद 25-30 सेकंड शायद वो पकड़ के रखे और मैं बोलती गई। तो मैंने वो मोदी जी को एक चीज़ बोली कि अ रजत जयंती के अवसर पर आपको बधाई और हमको भी बधाई। आप आए, हम धन्य हुए। इस अवसर पे मैंने कहा मुझे एक कविता याद आ रही कि मोदी जी ने कहा कौन-सी कविता? मैंने कहा जब आप देवभूमि में आते हैं तो आप एक कविता गाते हैं अक्सर। कि देवभूमि में आता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैंने कहा ये जो कविता है, ये मेरे नाती है, मेरी दीदी का नाती, वो गाता है इसको कि मोदी बड़ा बोलते हैं ऐसे। तो मोदी जी ने हँसे थोड़ा और फिर बोला कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा सर मैं तो लाल धान पे काम करती हूँ, सेब पे काम करती हूँ और मिलेट पे काम करती हूँ, 3 चीज़ पे। तो उनका क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम आपदा बहुत आई थी उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में। बोला उत्तरकाशी में तो बहुत आपदा आई, जब आप सेब पे काम कर रहे तो दिक्कत नहीं हुई? मैंने कहा दिक्कत तो आपदा आए और दिक्कत ना हो, इम्पॉसिबल है। मैंने कहा शुरू में तो बहुत दिक्कतें हुई कनेक्टिविटी की। मैंने कहा सेब का जब समर्थन मूल्य हमारी राज्य सरकार ने अपेक्षा से ज़्यादा निर्धारित किया, तो मैंने कहा तब किसानों के चेहरे खिल गए। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, मतलब कि ये भी है। फिर मैंने मिलेट पे कहा कि मैं मिलेट पे, लाल चावल पे भी काम करती हूँ, तो बोला बहुत अच्छा है। तो इतना ही वार्तालाप हुई उनसे। तो आप ये बताइए, जो पिज़्ज़ा, बर्गर खाने वाली जो जनरेशन है, उसको लाल चावल का महत्व कैसे समझाएँगे? और दूसरा ये भी, अपने बच्चों को पौष्टिक आहार की वो थाली कैसे दी आपने? मैं एक चीज़ आपको और बता रही हूँ,
आज मेरा लड़का नहीं है साथ में, तो वो भी एक्सपीरियंस बताता। मेरे घर में जब से मैं मिलेट और लाल चावल पे काम करती हूँ, हमने आज तक मार्केट का चावल नहीं खाया और हमें वही अच्छा लगता है, क्योंकि उसी का स्वाद डेवलप हो गया। यहाँ तक मेरे बच्चे देहरादून रहते हैं, तो मेरे घर में भी कभी सफेद चावल नहीं मिलेगा, वही वही खाते हैं। जो मोटा अनाज पर जो जोर दिया जा रहा है कि शरीर के लिए बहुत अच्छा है, बीमारियों से बचाता है, ऐसे उदाहरण दे सकते हैं आपकी सेहत में सुधार हुआ है, या उस कैसे हम आज की जनरेशन को वो चीज बताएं कि नहीं इसकी ये गुणवत्ता है और इसलिए जरूरी है? आज के जो वो है ना जनरेशन, उसको तो वो तो मुड़ रही है। मैं तो ये कहती हूँ मुड़ रही है। मेरे यहाँ शुरू में जब हमने आउटलेट खोला 2021-22 में, तो इतना नहीं बिकता था। अच्छा। आज बिक रहा। आज मैं कह रहा हूँ जो हम मल्टीग्रेन बना रहे, उसकी हम डिमांड ही पूरी नहीं कर पा रहे। उम्मीद थी जब कर रहे थे, उससे उम्मीद थी कि आने वाला समय मिलेट का होगा, मिलेट उम्मीद था। उम्मीद इसलिए थी कि मिलेट का जो प्रचार है ना, वो जब बड़े-बड़े हमारे जब मोदी जी कर रहे हैं, तब से ज़्यादा मुझे तो ऐसा लगता है, तब से ज़्यादा। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग थे, उनको उस चीज़ की वैल्यू थी पता, बिल्कुल। इसलिए वो उसी को उगाते थे। और आज भी हमारे जो युवा पीढ़ी वो भी बोलती कि हमारे दादाजी तो हमसे ज़्यादा चलते हैं। बिल्कुल। वो उनको एक मैसेज, तो दादाजी जब बताते हैं कि हमने मिलेट ही खाया, हमने वो पहले का पहाड़ी अनाज खाया, तो उनको वो भी एक बार उनका दिमाग भी ज़रूर क्लिक करता है। आज बच्चे भी मल्टीग्रेन खा रहे हैं। अब बहुत सारी हमें तो मैं एक इसका और एक जब हम भोपाल मिलेट महोत्सव में थे, तो क्या हुआ कि हमारी जो स्टॉल थी वहाँ एक छोटी बच्ची, मैं आपको वीडियो भी दूंगी उसकी, छोटी बच्ची जो कि 1.5-2 साल की थी, वो आई और उसको हमने मंडुए के बने हुए गोपाल लड्डू, हम जिनका बोलते हैं, अच्छा। और वो दिए, उसने 3 खाए। तो मैंने जब जो चर्चा हो रही थी, उसके बाद वो वीडियो सर को दिया, जो डायरेक्टर सर और वहाँ पे और लोग, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, बोला कल तो हम यही चर्चा कर रहे। तो यही हमें मिलेट को लेकर के अपनी जनरेशन में करना होगा, तब पूर्ण रूप से हम मिलेट के ऊपर पूरा भारत स्वस्थ हो सकता है। तो आज इसका जो प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, वो कैसे करते हैं? उसमें मैं चुनौतियाँ हैं? बहुत चुनौतियाँ हैं। मैं आपको बता रही, हमने प्रोडक्शन बढ़ाया सिर विधि से, इस पे कोशिश कर रहे हैं कि वो इससे बढ़े और बढ़ रहा है। प्रोसेसिंग के लिए हमने एक अपनी प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप की, अपने एपीओ अपने संगठन के माध्यम से, और उसमें हमने 7 प्रकार की मशीनें लगा रखी। मंडुआ पीसने की, दाल को पीसने की, मसाला पीसने की, और धान की सेलरिंग की, और उसकी पॉलिशर की। तो ये जो मशीनें हैं, या जो मड़ुआ है, मड़ुए के बाहर एक छिक्कल होता है ना, उस छिक्कल को हटाने की भी मशीन लगा रखी हमने। जो छिक्कल होता पतला सा ना, उसके फौयना बोलते हैं उसको हमारे पास में, कि उसको निकालते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में तो वो होती है, पिसाई होती है। तो जो ये इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है, वो अगर हमारे ग्रामीण स्तर पे पहुंच जाए, तो जो हमारा वो है ना, यहाँ पे मेरा एक दर्द भी है, बताना चाहूंगी। आज हम लोग क्या है, सरकार आ रही है हमारे पास कि 48 रुपए मिलेट जो मंडुआ था ना, 7-8 साल पहले 10-12 रुपए किलो भी नहीं बिकता था। अब तब हुआ 17-18, फिर मोदी जी ने, हमारे राज्य सरकार ने करा 28 रुपए, फिर पिछले साल तक 38 रुपए, इस साल 48 रुपए है। तो पर इसमें भी एक दर्द है, और दर्द ये है कि रॉ में बिक रहा है। हमारे पहाड़ में जहाँ मंडुआ हो रहा, जहाँ जंगोरा हो रहा, कौड़ी हो रहा, चीना हो रहा, हमारा चौलाई हो रहा, जो मंडुआ है, ये जो मिलेट है, जहाँ ये हो रहा, वहीं क्लस्टर में इसके कुकीज के, इसकी बड़ी इंडस्ट्री लगनी चाहिए। तो जो पलायन है ना, वो रुकेगा। जीआई टैग से फायदा हुआ? अब जीआई टैग पे भी मेरा एक दर्द है। अच्छा। जीआई टैग क्या है कि आप अगर गूगल में सर्च करते हैं, तो लाल चावल कहाँ होता है, प्रोला आएगा सीधे लिख के। लेकिन जब जीआई टैग हुआ हमारा लाल चावल का, तो उसमें प्रोला ना लिख करके उत्तराखंड लिख दिया। अच्छा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे लोगों के साथ ये धोखा है। क्योंकि जब जीआई टैग हुआ, तो जो फार्मर है, उसमें जो लिस्ट बनी थी ना, जो वहाँ जीआई ऑफिस में, वो प्रोला के लोगों की लिस्ट गई,
और कहीं पर भी जब जीआई उत्तराखंड में जब भी जीआई टैग हुआ, हमारी हर्षिल का राजमा का हुआ तो उसमें हर्षिल आया, हमारे लोहा घाट की कढ़ाई का हुआ तो उसमें लोहा घाट आया, हमारी पिछौड़ी का हुआ तो जहाँ की पिछौड़ी है वहां का आया, मिर्च भी जहाँ की स्पेशल है वहां का आया। सिर्फ लाल चावल मंडवा के मामले में उत्तराखंड मंडवा लिख दिया, चलो वो तो हर जगह होता है, लेकिन लाल चावल सिर्फ मैं कहूंगी सबसे ज्यादा। और जब प्रोला के किसानों को उसमें जोड़ा आपने तो प्रोला आना चाहिए था ना, तो ये मेरा दर्द है कि ये सरकार ने अच्छा नहीं किया वहां पे। आपको लगता है जो गांव में महिला स्वयं सहायता समूह बने, इसने महिलाओं की जिंदगी में बदलाव किया, बड़ी भूमिका निभाई है? भूमिका निभ रही है इसमें, मतलब इसमें काफी बदलाव आ रहा, छोटे छोटे उदाहरण डेवलप हो रहे, बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं कह सकती मैं इतना बड़ा, लेकिन जो लखपति बहन योजना है सरकार की उसमें मैं देखती हूँ कि सरकार एक उनको 2-3 प्रकार से सपोर्ट कर रही है, जो मैं अपने फील्ड में देखती हूँ। टेक्निकल सपोर्ट, आर्थिक रूप से सपोर्ट कर रही, और जो एक महिला जो सोशल, पहले वो घर से बाहर नहीं निकल रही थी, आज वही महिला रुद्रपुर जाकर के ट्रेनिंग ले रही, वही महिला यहाँ देहरादून आकर के ट्रेनिंग ले रही, जो अपना जीवन स्तर बदलाव हुआ है। नहीं, आर्थिक रूप से भी मैं तो मानती हूँ इस चीज को। आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हैं, आपको लगता है अपने आप आती हैं आगे? हाँ, बोलते हैं हम लोग कि एक अभी मैं कह रही हूँ, कल मैंने एक मुझे धान का ऑर्डर था, तो मैंने यहीं से कॉल किया कि मैंने कहा वो धान का ऑर्डर देना है, तो महिलाओं ने उसको इकट्ठा करा और पूरा अपना वहाँ अब हमें ट्रक भेजना, तो इसका मतलब एक्टिव है ना, बिल्कुल, और उनके हाथ में डायरेक्ट कैश भी आ रहा। सबसे बड़ी बात है कि पहले पुरुष के हाथ में ज्यादा कैश आता था, आज महिला, क्योंकि धान वही उगा रही ना, अब डायरेक्ट में, तो उससे भी उनका मतलब कम से कम वो ग्रुप में जमा भी कर रही, तो अपने आप कर रही ना, मांगना नहीं पड़ रहा। एक चीज मैं यहाँ पे और मेंशन करना भूल गई, जब हम उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग 3 स्तर की बात की ना मैंने, प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे मैं जब देखती हूँ तो यहाँ पे जो मार्केटिंग है उसके लिए हमने एक आउटलेट खोल रखा है। अच्छा। और वो हमारा चैनल है, उस आउटलेट के माध्यम से हम मार्केटिंग करते हैं। इसके अलावा हम देश के विभिन्न राज्यों में, जैसे मैं आपको बता रही, एक बार हम भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले भारत मंडपम दिल्ली में हमने स्टॉल लगाई थी अपने संगठन के माध्यम से, तो बड़ा अच्छा मतलब प्रचार प्रसार हुआ लाल चावल का, वैश्विक स्तर पे प्रचार हुआ। और जो मोदी गवर्नमेंट की एक स्कीम है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसमें लाल चावल को पूरे भारत में दूसरा स्थान ओडीओपी का सम्मान मिला हमारे जिले को। तो जो मार्केटिंग की चुनौती पहले थी वो अब इतनी नहीं, वो अब आसान। नहीं, मेरे को, मैं बोल रही आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, अभी यहाँ ऑर्डर आ रहा है ऑर्डर, और हम उसको भी ऑनलाइन भी दे रहे और ऑफलाइन भी दे रहे, और वैसे भी जहाँ पे मैं रहती हूँ नौगांव, वहाँ पे मेरे यहाँ लोग वो लोकल पहाड़ी उत्पाद की दुकान वही है, तो जो कस्टमर है वो ऐसा नहीं है कस्टमर कि मतलब जैसे परचून की दुकान में आ रहा जा रहा, वो नहीं है, जो आएगा वो स्पेशली गाड़ी लेकर के या स्पेशल खरीदने आता है, मतलब इस टाइप का एक आइडेंटिटी है, मतलब कि लाल चावल वही मिलता है। तो अब ये बताइए कि जब आपको पहली बार ये रेड राइस लेडी का टैग जब आपको मिला, वो अनुभव कैसा था? वो कहाँ, जब आपने पहली बार सुना कि आपको इस नाम से बुलाया जा रहा है, कैसा महसूस हुआ? वो क्या भाव थे उस वक्त? मैंने जब मिश्रित खेती पे एक मॉडल डेवलप किया था एक गांव में, तो उस गांव में जब वो मिश्रित खेती का जो मॉडल सक्सेस हुआ जब, और मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट डाली, तो भारत सरकार कृषि मंत्रालय ने एक टीम भेजी और फिर मेरा इंटरव्यू लिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए मेरे घर पे, और उन्होंने फिर उसको स्टोरी कवर किया, फिर काफी डिस्कस हुआ उनके साथ जो वहाँ सर बैठते हैं दिल्ली में कृषि मंत्रालय में, और उन्होंने रेड राइस लेडी का उसमें टैग दिया। अच्छा। और फिर यूएनडीपी इंडिया ने भी मेरे को उसमें कवर कर रखा है स्टोरी में। अच्छा। रेड राइस और मिलेट को लेकर के। अच्छा। तो उससे भी वो पूरा चर्चा में आया। आपको ऐसा लगता है कि जो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आपके जो बुजुर्ग थे उन्होंने, उनका जो सीखा था वो आपने सीखा, बिल्कुल। अब आज की जिम्मेदारी की नई पीढ़ी तक ये चीज कैसे पहुंचे? आपको ऐसा लगता है कि मॉडिफाई करने की जरूरत है, चीजों को कुछ और तरीके से नई जनरेशन के सामने पेश करने की जरूरत, ताकि वो उस चीज को समझे, या हूबहू ऐसा ही उनको स्वीकार करना चाहिए? मैं आपको बता रही, हमारी जो जनरेशन है
मैंने कल क्या करा, एक स्टूडियो में गई और लाल चावल का आटा बनाया मैंने। अच्छा। आटा बनाया लाल चावल का, हुँ। और उसका जैसे आप पिज़्ज़ा नहीं खाते, हुँ। तो पिज़्ज़े में तो पता नहीं क्या-क्या डालते हैं, मैं तो खाया नहीं अभी तक, मुझे नहीं लगता उसका स्वाद सही। तो मैंने उसका, हमारी भाषा में बोलते हैं ऊपर असका, अच्छा। उसमें ऊपर से मीठा खाना है किसी को, हुँ। तो जो पहाड़ी तिल है वो डालते हैं और एक तरफ़ा बनता वो। अच्छा। हाँ, और नमकीन खाना है तो नमकीन जैसे हमने सोयाबीन का उसको दुरबुरा करके उसके ऊपर डाला था। तो हम लोग तो बड़ा पसंद करते हैं और हमारे बच्चे भी करते हैं उसको। हुँ। तो इस टाइप की जो डिशेज़ है, हुँ। वो उससे अगर बनाई जाए और जो हमारे बच्चे हैं, आज की पीढ़ी है, उन तक उसको पहुँचाया जाए। हुँ। क्यों नहीं खाएँगे? खा रहे हैं। तो आने वाले समय क्या लक्ष्य है आपका? क्या देख मेरा लक्ष्य ये है, मेरा अगर कोई टारगेट मुझे मुझे तब जाके थोड़ा संतुष्टि मिलेगी, जब मेरे पहाड़ में जो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, हुँ। उगाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर उद्यम हुआ, हुँ। जो हमारी बहनें हैं, क्योंकि उनके अंदर स्किल तो है ही, हुँ। भई उनको लाल चावल उगाने की स्किल है, उसको उसके उस विरासत पे छेड़-छाड़ ना करते हुए उसको बढ़ाया जाए। हुँ। और जो उग रहा है, उसपे वही उद्योग लगाए जाए, हुँ। ताकि पलायन भी रुके हुँ। और वो धरोहर को भी बचाया जा सके। अगर बिल्कुल। ऐसा हो जाए, हुँ। तो हम सोचेंगे हमने कुछ काम किया। आपका हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका जोश, जज़्बा यकीनन हर महिला के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपका चैनल का विशेष धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद जो आप हमें मिले और आपने हमें बुलाया। इसके लिए अमर उजाला जो डिजिटल है, समाचार पत्र भी अ, हमको कवर करते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए विशेष धन्यवाद, और दर्शकों का भी नमस्कार। ठीक है, जल्द मिलूँगी फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।